लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने में सिर्फ 7 दिन बचे हैं, लेकिन नंबर्स को लेकर लगातार बातें हो रही। हर एक्सपर्ट अपने हिसाब से अपना अपना नंबर बता रहा है, लेकिन एक बात जो ज्यादातर लोग कह रहे हैं वो ये कि बंगाल और ओडिशा जैसे राज्य इस चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। बंगाल में नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी की डायरेक्ट फाइट है और लोकसभा चुनाव के फाइनल राउंड में सबसे जबरदस्त लड़ाई बंगाल में ही हो रही है। सीटों के लिहाज से लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में 48 सीटें और तीसरे नंबर पर बंगाल आता है जहां पर 42 लोकसभा सीटें। इस बड़ी फाइट के बीच बंगाल के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी भविष्यवाणी भी कर दी है और ममता बनर्जी की टेंशन को बढ़ा दिया है। दरअसल पीएम मोदी ने यह बड़ी बात कह दी कि पूरे देश में, सुनिए बड़ी बात, वो कह रहे हैं कि पूरे देश में बीजेपी का जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो बंगाल में होने वाला है। बंगाल को लेकर बीजेपी ने बड़ा टारगेट रखा है कि लोकसभा चुनाव में बंगाल की नंबर 1 पार्टी बनना है और ममता बनर्जी को पीछे छोड़ना है। अगर ऐसा हुआ तो इस लोकसभा चुनाव के साथ बंगाल की आगे की राजनीति भी पूरी तरह से बदल सकती है। लेकिन ममता बनर्जी भी कम नहीं है, वो बीजेपी को बराबर टक्कर दे रही है। आज कोलकाता में पीएम मोदी का मेगा रोड शो था, तो उससे कुछ ही दूरी पर, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर कोलकाता में ही ममता बनर्जी ने भी 2 रोड शो कर दिए। कोलकाता में मोदी और ममता के आमने सामने आने से बंगाल की चुनावी इस गर्मी में सारे रिकॉर्ड टूट गए। बंगाल में लास्ट फेज की चुनावी लड़ाई इसलिए भी बड़ी है क्योंकि लास्ट फेज में बंगाल की जिन 9 सीटों पर वोट डाले जाने हैं वो टीएमसी का गढ़ है। पिछली बार सभी 9 सीटें ये टीएमसी ने जीती थी, इसलिए ममता बनर्जी थोड़ी कॉन्फिडेंट तो होंगी। लेकिन बंगाल में आखिरी दौर की वोटिंग से ठीक पहले पीएम मोदी ने जो दावा किया है कि भैया बंगाल में बीजेपी का बेस्ट परफॉर्मेंस आने वाला है, उससे इन 9 सीटों पर भी ममता बनर्जी के लिए खतरा मंडरा रहा है। और ममता बनर्जी के कॉन्फिडेंस को इस बयान ने हिला दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो ताल ठोक कर कह दिया है कि बंगाल में चुनाव बीजेपी के पक्ष में एक तरफा हो चुका है। एक बार पीएम मोदी को सुनिए, फिर बताता हूं कि आज दीदी के गढ़ में पीएम मोदी के रोड शो में क्या क्या हुआ है। पिछले असेंबली के चुनाव में हम 3 थे, 3 में से बंगाल की जनता ने हमें 80 पर पहुंचा दिया। हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है और पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफा है। जनता जनार्दन उसको लीड कर रही है और उसके कारण सरकार में बैठे हुए लोग, टीएमसी के लोग बौखलाए हुए हैं। लगातार हत्याएं हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव के पहले जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। इस सारे जुल्मों के बावजूद भी मतदान भी जनता ज्यादा कर रही है और वोट भी ज्यादा हो रहा है। सुना आपने, पीएम कह रहे हैं कि पूरे देश में बीजेपी का बेस्ट परफॉर्मेंस बंगाल में होने वाला है। हालांकि उन्होंने कोई नंबर नहीं दिया, लेकिन अगर आप पिछले 2 चुनाव के नतीजे देखें तो आपको थोड़ा अंदाजा लगेगा कि पीएम क्या कह रहे हैं। जरा इसको आपको समझना चाहिए। बंगाल की जब बात होती है, बंगाल में कुल लोकसभा सीटें कितनी हैं? 42 सीट, और ये लोकसभा सीटों की संख्या के हिसाब से बंगाल देश में तीसरी सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है। इसमें बीजेपी का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे, बीजेपी को 2014 में बंगाल में मात्र 2 सीट आई थी, तब भी नरेंद्र मोदी चेहरा थे, लेकिन बंगाल में बीजेपी का सुपड़ा साफ था। साल 2019 आते आते ये 2 सीट जो है ना, वो सीधा बढ़कर 18 सीट पर पहुंच गई, 18 सीट। और ऐसे में नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं कि 2024 में बेस्ट परफॉर्मेंस होगा, बेस्ट परफॉर्मेंस। तो 2 से अगर 18 हो सकते हैं तो बीजेपी ने टारगेट क्या रखा हुआ है? बीजेपी ने टारगेट रखा हुआ है कि बॉस हमको कम से कम 35 सीट जीतनी। तो क्या यहां सीधा गुना लगा के 18 × 2 36 भी हो सकता है क्या? यह भी सवाल है। लेकिन अगर 42 में से 36, 35, 30 सीट बीजेपी बंगाल में जीत गई तो भैया बंगाल में धुआं धुआं हो जाएगा, तूफान आ जाएगा वहां की राजनीति। चुनाव से पहले ही बीजेपी ने बंगाल के लिए बड़ा टारगेट सेट किया हुआ, लेकिन 6 चरण के चुनाव के बाद पीएम मोदी का अनुमान यह है कि बंगाल में बीजेपी का बेस्ट परफॉर्मेंस होने वाला है।
हो सकता है कि कुछ लोगों को लग रहा हो कि बंगाल में कैसे बीजेपी इतना बड़ा चमत्कार कर सकती है, ममता बनर्जी की राजनीति जो इतने सालों की है उसको कैसे धुआं धुआं कर सकती है, उसको कैसे गायब कर सकती है। ममता बनर्जी को पीछे छोड़ना कोई आसान बात तो नहीं। बहुत लोग ये मानेंगे नहीं कि बंगाल में बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ सीटें ला पाई, लेकिन इस बात को भी देखना होगा कि बीजेपी ने बंगाल में कम समय में बड़ी ग्रोथ की। 2009 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी सिर्फ 1 सीट जीती और वोट प्रतिशत मात्र 10% के करीब था। 2014 में बंगाल में बीजेपी का जब उदय हुआ नरेंद्र मोदी के आने से, तो 1 सीट बढ़कर 2 हुई, लेकिन वोट शेयर 17% हुआ। 2009 और 2014 में कोई नेता या राजनीतिक विश्लेषक यह भविष्यवाणी कर ही भी नहीं सकता था कि अगले 5 से 10 साल में बंगाल में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बन जाएगी। कोई यकीन नहीं करता, लेकिन बंगाल की राजनीति में बीजेपी ने यह चमत्कार साल 2019 में करके दिखाया। पिछली बार 42 में से 18 सीटें जीती, लेकिन वोट प्रतिशत आप देखिए, 2009 में जिस पार्टी का वोट प्रतिशत 10% पे था, उसने 10 साल में अपना वोट प्रतिशत ऑलमोस्ट 30% कर लिया, बढ़ा लिया, जहां उसमें ऐड कर लिया, यानी 3 गुना वोट प्रतिशत बढ़ा लिया उसने। इन आंकड़ों के हिसाब से देखें तो बंगाल को लेकर पीएम मोदी का दावा हवा हवाई नहीं लगता। और आप यह भी ध्यान रखिए कि बंगाल में बीजेपी सिर्फ लोकसभा में ही नहीं बढ़ रही, बल्कि विधानसभा में भी लगातार उसके सीटें बढ़ी हैं। साल 2011 के बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था, और जब 10 साल बाद 2021 में विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी 77 सीट जीतकर दूसरे नंबर की पार्टी बनी। यानी बंगाल में बीजेपी एक बार नहीं बल्कि बार बार चमत्कार कर चुकी है, और यह चमत्कार इस बार भी हो जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के रैलियों में बंगाल में ये ऐसी जबरदस्त भीड़ देखने को मिली है कि उससे ही शायद उन्हें लग रहा हो कि इस बार बंगाल में खेला हो गया। बंगाल पर पीएम मोदी के बड़े दावे और टीएमसी के गढ़ में रोड शो से ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ गई हो। आज पीएम मोदी ने कोलकाता में करीब 2.5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। तस्वीरें देखिए आप कोलकाता की। बीजेपी ने दावा किया कि लाखों लोग इस रोड शो में शामिल हुए। पीएम मोदी के रोड शो में लोगों की भारी भीड़ नजर आई। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए रोड शो से पहले जनता ने घंटों इंतजार किया गर्मी में। आप देखिए बंगाल की तस्वीर है। बंगाल में पीएम मोदी के रोड शो को लेकर क्या माहौल रहा, इस पर आपको कोलकाता से एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं। इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ जाएंगे कि बंगाल को लेकर पीएम मोदी इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं। हमारी सहयोगी पूजा मेहता की रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बंगाल में जिन सीटों पर ममता और मोदी ने रोड शो किया उसका गणित भी समझाता हूं। प्रधानमंत्री को देखने आए यहाँ पर? यस, मैं ईश्वर को देखा, भगवान को देखने आया हूँ। मैं उत्तर बंगाल से आया हूँ, कुछ बिहार से आया हूँ। मोदी के लिए एक झलक देखने के लिए आया हूँ। पहली बार ही देखूंगा उनका, बहुत सुपर एक्साइटेड हूँ। क्या लगता है क्या माहौल इस बार चुनाव में? 400 पार। बंगाल में वन साइड बीजेपी आ रही है। बंगाल में वन साइड बीजेपी आ रही है। कितना एक्साइटेड है प्रधानमंत्री? बहुत ज्यादा बहुत एक्साइटेड। आप लोग खुद देख सकते हैं, बीच के पसीना हम लोग कितना भीगे हुए पसीना से खड़े हैं। हम लोग 4 घंटे हो गए खड़े हैं। परिवर्तन का समय है, परिवर्तन होके रहेगा, और अगले बार से जब बीजेपी आएगी तो सिर्फ बीजेपी ही रहेगी। आप लोगों का इमोशन देख रहे हैं। एक आदमी कह रहा है मैं भगवान को देखने आया हूं, नरेंद्र मोदी के लिए। पीएम मोदी और ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में रोड शो किया। लास्ट फेज में नॉर्थ कोलकाता और साउथ कोलकाता में भी चुनाव। नॉर्थ कोलकाता की राजनीति को देखें तो यहां से लगातार टीएमसी जीतती आ रही। टीएमसी ने इस बार भी मौजूदा सांसद और सीनियर नेता सुदीप बंदोपाध्याय को उतारा हुआ है। बीजेपी की तरफ से तपस रॉय लड़ रहे हैं। वो पहले टीएमसी में होते थे, चुनाव से पहले पाला बदलकर बीजेपी में आए। तपस रॉय इसी इलाके से 4 बार के विधायक रह चुके, इसलिए उनकी मौजूदगी से बीजेपी को फायदा हो सकता है। नॉर्थ कोलकाता में पिछले 3 चुनाव से भले ही टीएमसी जीत रही, लेकिन बीजेपी ने चुनाव दर चुनाव इस सीट पर अपनी पकड़ मजबूत की है। बीजेपी का वोट शेयर लगातार यहां बढ़ा है। साल 2009 में बीजेपी को इस सीट पर केवल 4% वोट मिलता था, जो कि 2019 में बढ़कर 36% हो गया था बॉस। और इसलिए अब यह किला ढह जाए ममता बनर्जी का तो बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वैसे ही साउथ कोलकाता, अगर इस सीट की बात करूं, इस सीट पर भी टीएमसी बहुत मजबूत मानी जाती रही। 2009 में खुद ममता बनर्जी इस सीट से जीतकर सांसद बनी थी। इस सीट पर भी बीजेपी ने गजब का ग्रोथ किया है। साल 2009 में बीजेपी को इस सीट पर मात्र 4% वोट मिला था, और 2019 में यहां पर 35% हो गया बीजेपी का वोट शेयर। तो आंकड़े खुद बता रहे हैं कि भले ही टीएमसी दोनों सीट पर जीतती रही है, लेकिन बीजेपी भी लगातार पीछे से तेजी से दौड़ती हुई आ रही है।
और वो कभी भी बाजी पलटने का दम रखती है, आगे निकलने का दम रखती है। लास्ट फेज में बंगाल में टीएमसी का दबदबा है, लेकिन टीएमसी की घबराहट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब पीएम मोदी टीएमसी के गढ़ में रोड शो के लिए उतरे तो उनके इफेक्ट को कम करने के लिए आज ममता बनर्जी ने भी उसी इलाके में 2-2 रोड शो कर दिए। बंगाल के आखिरी चरण में भले ही टीएमसी मजबूत है, लेकिन इस बार का पूरा चुनाव ममता बनर्जी के लिए आसान नहीं रहा, क्योंकि चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान भी ममता बनर्जी कई मुद्दों पर घिरी। चुनाव से ठीक पहले एक तो संदेशखाली में महिलाओं पर अत्याचार और टीएमसी नेताओं की गुंडागर्दी की वजह से ममता सरकार को बड़ी फजीहत झेलनी पड़ी। बीजेपी ने संदेशखाली के मुद्दे को चुनाव में खूब उछाला। इसी तरह बीच चुनाव में कोलकाता हाईकोर्ट ने साल 2010 से जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को गैरकानूनी बताते हुए रद्द कर दिया। इसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम जातियों को ओबीसी के तहत आरक्षण दिया गया था। क्योंकि मुस्लिम वोटर ममता बनर्जी का बड़ा वोट बैंक है, इसलिए फैसला ममता बनर्जी के लिए बड़े झटके की तरह माना गया। इसके अलावा बीच चुनाव में ममता बनर्जी ने जिस तरह एक संत पर दंगे कराने के आरोप लगाए, उससे संत समाज नाराज हो गया। ममता बनर्जी को इनकी नाराजगी से भी नुकसान हो सकता है। इन मुद्दों के अलावा राजनीतिक लड़ाई में ममता बनर्जी घिरती चली गई, क्योंकि दूसरे स्टेट में तो विपक्ष ने साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ संयुक्त कैंडिडेट उतारे, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी ऐसा नहीं कर पाई। वहां कांग्रेस जो है वो ममता बनर्जी की पार्टी के लिए ही गड्ढा खोदती रही। अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी को ही कोसते रहे। बंगाल में ममता बनर्जी की राह इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि इस बार पीएम मोदी ने बंगाल में ताबड़तोड़ प्रचार किया। पीएम मोदी तो बंगाल की जनता से यह बड़ा वादा भी कर चुके हैं कि वो टीएमसी नेताओं की तरफ से लूटे गए पैसों को बंगाल की जनता को वापस लौटाएंगे। सुनिए आज पीएम मोदी ने बंगाल की बारासात सीट पर रैली करते हुए क्या कहा, फिर आपको वो वीडियो दिखाऊंगा जिसके दम पर पीएम मोदी बंगाल में बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। अब मोदी देश को और पश्चिम बंगाल को खास एक और बड़ी गारंटी दे रहा है। टीएमसी के नेताओं के पास भी ये जो नोटों के पहाड़ निकले हैं, एक एक रुपये का हिसाब होगा। जिसका लूटा है उसको वापस कैसे मिले, इसके लिए मैं कानूनी रास्ते बना रहा हूं। अब तक लगभग 17,000 करोड़ रुपया बंगाल में भी आपका लूटा हुआ धन आपको वापस मिले, मैं उसके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं। देश में संविधान संविधान संविधान, तानाशाही तानाशाही तानाशाही, ये रात दिन चिल्लाने वालों की जमात, ये जो जमात है ना, वो पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है जरा यहां आकर देखो, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। बंगाल के बारासात में पीएम मोदी ने रैली से पहले एक रोड शो भी किया जिसमें भयंकर भीड़ आई हुई। कुछ किलोमीटर लंबे इस रोड शो में पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए रोड के दोनों तरफ भयंकर भीड़ थी बॉस, जबरदस्त भीड़। बंगाल में जिस तरह से पीएम मोदी के लिए भीड़ उमड़ रही है वो बंगाल में पीएम मोदी के दावों से मैच करता दिखता है। एक बार देखिए बंगाल में पीएम मोदी के इस रोड शो की झलक, आपको समझ में आएगा कि बंगाल में चल क्या रहा है। पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी का गढ़ गिराने के लिए नरेंद्र मोदी पूरी तैयारी से उतरे चुनाव में और कह रहे हैं ऐसा हो भी गया है। लेकिन इधर नरेंद्र मोदी के गढ़ में भी उनके सियासी दुश्मन पहुंचे हुए हैं। फाइनल राउंड की लड़ाई में पीएम मोदी की सीट वाराणसी पर सबसे ज्यादा फोकस है। वाराणसी का रिजल्ट तो सबको पता है कि क्या आने वाला है, लेकिन आज वाराणसी में इंडी गठबंधन ने भी जोर लगाया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव वाराणसी पहुंच गए।
राहुल और अखिलेश ने वाराणसी में एक रैली की। इससे पहले प्रियंका वाड्रा और डिंपल यादव भी वाराणसी में रोड शो कर चुकी हैं। यानी वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बनाने में इंडी गठबंधन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने आज वाराणसी की रैली में क्या कहा है, एक बार सुन लीजिए, फिर बताता हूं कि वाराणसी की जनता क्या कह रही है। नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू में 4 चमचे बैठते हैं और नरेंद्र मोदी जी से पूछते हैं, प्रधानमंत्री जी आप आम कैसे खाते हो? आप आम को छुरे से काट के खाते हो, छील के खाते हो या फिर चूस के खाते हो? ऊपर की ओर देख के कहते हैं मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं बाकी हिंदुस्तानियों जैसे बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं हिंदुस्तानियों जैसे बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे ऊपर से परमात्मा ने भेजा है। जनता के अंदर गुस्सा देख रहा हूं। ये गुस्सा जो है 7वें चरण में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 7वें आसमान पर होगा। जो बाद में कहता था कि एक सीट पर लड़ाई में हैं हम लोग, बाकी सब सीटें जीत रहे हैं, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि इस बार का चुनाव ऐसा चुनाव उत्तर प्रदेश का देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के लोग जहां क्यूटो को अपनी सीट मान रहे थे, ये भी सीट वो हारने जा रहे हैं। और इसलिए हारने जा रहे हैं कि एक और एक जुड़ गए हैं, अब 11 हो गए हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों बड़ी गलती कर रहे हैं वाराणसी। राहुल गांधी जिन्होंने इस पूरे चुनाव में कोई इंटरव्यू नहीं दिया, वो नरेंद्र मोदी ने जो इंटरव्यू दिए उन पर सवाल उठा रहे हैं। बॉस आपने तो एक इंटरव्यू नहीं दिया, और आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें आप एक सवाल अपनी मर्जी के अलावा बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक सवाल इनकी मर्जी के अगेंस्ट कोई पूछ ले, कोई पत्रकार, तो कहते तुम बीजेपी वाले हो ना जी, तुमको बीजेपी वाले ने भेजा है जी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाटक करने वाले लोग आज जो व्यक्ति लगातार इंटरव्यू देकर रेवन्ना से लेकर महंगाई से लेकर बेरोजगारी से लेकर देश के विकास से लेकर हर चीज पर जवाब दे रहा हो, उस पर सवाल उठा कह रहे हैं नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं है, कह रहे हैं कि मुझे ईश्वर ने भेजा है। राहुल गांधी को मुझे लगता है हिंदुत्व के बारे में और पढ़ना चाहिए, सनातन के बारे में जानना चाहिए, अवतारों के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए कि जब कोई कहता है या किसी के लिए कहा जाता है कि बॉस लग रहा है इसको किसी विशेष काम के लिए ईश्वर ने भेजा है, तो उसका मतलब क्या होता है, वो आदमी बायोलॉजिकल होता है या नहीं होता है, उनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और अखिलेश यादव अपनी क्रेडिबिलिटी खोते जा रहे हैं। 500 mg की पैरासीटामोल और 650 mg की पैरासीटामोल में बुखार उतरने की बात करके वो अपने बयानों को हास्यास्पद तो बना रहे हैं। वाराणसी में खड़े होकर जब वो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हारने वाले हैं, तो उनकी क्रेडिबिलिटी, राजनीतिक क्रेडिबिलिटी गिरती है। कल को वो जहां जीतने भी वाले होंगे ना, और वहां खड़े होकर भी कहेंगे, तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, वह ये तो कह रहे थे कि वाराणसी भी जीतने वाले हैं। प्रयास ये दोनों कर रहे हैं, पीएम मोदी को चुनौती दे रहे हैं, अच्छी बात, लेकिन भाषाई संयम तो राहुल गांधी कब का इस चुनाव में पीछे छोड़ चुके। खैर, क्या वाराणसी की जनता राहुल और अखिलेश की बातों से इत्तेफाक रखती है? क्योंकि वाराणसी में पिछले 10 साल में जो बदलाव आया है वो पूरी दुनिया देख रही है और उसके बारे में खुलकर बात भी कर रही है। देखिए वाराणसी के लोग क्या कह रहे हैं, फिर बताता हूं कि क्यों वाराणसी से पीएम मोदी की जीत के रिकॉर्ड मार्जिन की इस बार बातें हो रही। बनारस की बात हो और बात ठंडाई की ना हो तो फिर क्या ही बात हो, और खासकर तब जब तापमान 45 डिग्री से ऊपर जा रहा हो, तो ठंडाई की बात, ठंडाई के साथ अगर बात हो तो फिर है ना, बात का मजा ही कुछ और हो जाता है। जरा ठंडाई पिलाइए हम लोगों को। कुछ लोग भांग के साथ पीते हैं बाबा का प्रसाद समझ के, हम लोग बिना भांग के पियेंगे। ये तो सबके लिए लड़ते हैं, इंडिया के लिए लड़ते हैं ना, भाजपा का ये तो इंडिया के ही लड़ेंगे ना, सब आता है उसमें। तो
असर तो पड़ा कि बड़ा ही बड़ा, हम दुकानदारी हम लोग को बड़ा है यहाँ पे, बढ़ा, हाँ बिजनेस बड़ा है यहाँ पे, ज्यादा लोग आने लगे, ज्यादा बाहरी आने लगे हैं। 10 सालों में सर हम लोगों ने बदलाव देखा है जब से मोदी जी आए। योगी मोदी की जोड़ी का इस बार बोलबाला है कि अखिलेश और राहुल की? नहीं नहीं, उनका मोदी योगी जी का बोलबाला है। बोलबाला है किसका? अखिलेश राहुल या मोदी योगी? मोदी योगी। मोदी योगी। या आराम से चल रहे हैं और दर्शन करने अकेले आ जा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। नहीं किसी की नहीं चल रही है अब यूपी में भी, पूरे यूपी में केवल बाबा की चल रही है। वाराणसी में पीएम मोदी की रिकॉर्ड जीत होगी तो इसमें कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि पीएम मोदी ने वाराणसी का पूरा लुक ही बदल दिया। इसके अलावा पीएम मोदी की योजनाओं का सीधा फायदा लोगों तक पहुंचा है। 10 साल में गरीबों को पक्के मकान मिले हैं, महिलाओं को गैस सिलेंडर मिला है, किसानों को सम्मान निधि मिली है और शहरी लोगों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट बने। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट वाराणसी में 2 साल पहले पूरा हुआ और वहां जिन लोगों को घर मिला है, बॉस, वो पीएम मोदी को थैंक यू कहते नहीं थक रहे। एक बार फिर उन 6 पहले ये देख लीजिए कैसा घर मिला है, फिर उन 6 कैंडिडेट्स के बारे में बताता हूं जो वाराणसी के चुनावी मैदान में पीएम मोदी को टक्कर देने उतरे। प्रधानमंत्री मोदी पर ये आरोप लगते रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास उनके लिए एक नारे की तरह है, एक जुमला भर है। लेकिन इस नारे का मतलब क्या है, अगर ये आपको समझना है तो आप भी बनारस के इस ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में आ सकते हैं। और इस सोसाइटी में आज की तारीख में 600 से ज्यादा परिवार रह रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस सोसाइटी का निर्माण किया गया था। इनका परिवार तो ठीक है ही, अब देखिए इन्होंने अपने आप को मैं हूं मोदी का परिवार यहाँ पर पोस्टर लगा दिया है। और क्योंकि ये सपना, इनका घर का सपना जो है वो पीएम मोदी के बदौलत ही सच हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये कब आपको अलॉट हुआ है? ये 2 साल पहले अलॉट हुआ है। अच्छा, तो ये देखिए छोटा सा घर है लेकिन एक परिवार के लिए, एक छोटे परिवार के लिए रहने के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। एक किचन भी ठीक है, हाँ दिखाइए जरा एक बार, है ना। तो इस घर में आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सपना पूरा हुआ है। अगर खुद से बनवाना होता तो नहीं बनवा पाता। ये करीब 2 लाख रुपए देने पड़े थे शायद, संभवतः करीब 2 लाख रुपए। तो करीब 1 साल पहले जब ये आवासीय परिसर लोगों को आवंटित हुआ तो कैसे बहुत सारे लोगों के लिए उनके एक सपने का के सच होने जैसा था। अब आप सोचिए ना बॉस, जिसको घर मिल रहा है वो जाके किसको वोट करेगा, ये समझना कोई रॉकेट साइंस है क्या? वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की भी होड़ लगी हुई, क्योंकि पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने भर की खबर से कोई भी प्रत्याशी रातों रात चर्चा में आ जाता है। इस बार भी पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए 41 लोगों ने नामांकन किया था, लेकिन आखिर में पीएम मोदी के सामने सिर्फ 6 कैंडिडेट बचे। इन 6 कैंडिडेट्स में एक तो कांग्रेस के अजय राय हैं, इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं, 2009, 14 और 19 में वाराणसी से ये हार चुके हैं। तो ये हारने में अनुभवी व्यक्ति है। तीनों बार अजय राय तीसरे नंबर पर आए थे, तो तीसरे नंबर पर रहने में भी अनुभवी है। लेकिन इंडी गठबंधन का कॉन्फिडेंस देखिए कि कह रहे हैं कि अब ये क्योटो को, एक तो अखिलेश जी कहते हैं क्यूटो, बहुत क्यूट बात करते हैं, तो क्यूटो भी ये लोग जीतने वाले हैं। खैर कोई नहीं, अच्छी बात है, लड़ रहे हैं, हो सकता है इस बार कमाल कर दें। इसके बाद अथर जमाल लारी, ये वाराणसी से बीएसपी के कैंडिडेट हैं। 2004 की लोकसभा चुनाव में वाराणसी से ये भी हार चुके। कोली सेट्टी शिव कुमार योग तुलसी पार्टी के कैंडिडेट हैं। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के पूर्व सदस्य हैं, हैदराबाद में रहते हैं और वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। चौथे कैंडिडेट हैं गगन प्रकाश यादव, अपना दल कमेरावादी के प्रत्याशी हैं। गगन प्रकाश यादव पहले समाजवादी पार्टी में होते थे। दिनेश कुमार यादव निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वाराणसी के सिकरौल से 3 बार के पार्षद हैं। और संजय कुमार तिवारी भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और 7वें कैंडिडेट खुद नरेंद्र मोदी हैं। वाराणसी में पीएम मोदी के सामने कोई टिक नहीं सकता, लेकिन टारगेट रिकॉर्ड अंतर से जीत का है, तो बीजेपी ने अपने सारे दिग्गज वाराणसी में उतार दिए। खुद पीएम मोदी भी प्रचार के आखिरी दिन वाराणसी में रुकने वाले हैं। पीएम मोदी 29 मई को वाराणसी में ही रुकेंगे। वाराणसी में पीएम मोदी चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। पीएम मोदी के वाराणसी रुकने से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा। मतदान प्रतिशत पिछली बार से ज्यादा हो, बीजेपी इसके लिए भी लगातार कोशिश कर रही है। अब इसे चाहे पीएम मोदी का डेडिकेशन कहिए या फिर कुछ और, जिस सीट से वो 2 बार से बड़े अंतर से जीत रहे हैं और इस बार भी जीत लगभग पक्की बताई जा रही है, वहां भी पीएम मोदी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते।
73 साल की उम्र होने के बाद भीषण गर्मी में भी बिना रुके वो लगातार पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जिनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। गर्मी की वजह से प्रचार से ब्रेक ले चुके हैं। आज गोरखपुर के बांसगांव में प्रचार के दौरान राहुल को गर्मी का एहसास हुआ। राहुल गांधी मंच पर भाषण दे रहे थे। खटाखट ये कर दूंगा, टनाटन वो हो जाएगा, फटाफट मोदी जा रहे हैं, यही सब बोल रहे थे जैसे बोलते हैं। फिर रुके और बोले कि बड़ी गर्मी है बॉस। फिर जिस बोतल से पानी पी रहे थे उसी बोतल का सारा पानी अपने सिर पर डाल लिया। और ये करने के बाद राहुल गांधी ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे बॉस कुछ अद्भुत ही कर दिया। देखिए एक बार। गर्मी है काफी। गर्मी है काफी। राहुल गांधी से एक चीज तो सीखनी चाहिए कि छोटी छोटी बातों में जिसका कोई बहुत महत्व भी ना हो, कुछ समझ में भी ना आए कि इससे क्या हुआ, उसमें खुश होना कैसे खुश हुआ जाता है, ये राहुल गांधी से सीखना चाहिए। खैर, राहुल गांधी ने इस एक्शन को चुनाव से जोड़ दिया। कांग्रेस ने राहुल का अपने सिर पर पानी डालने वाला वीडियो शेयर करना शुरू किया। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, तापमान बढ़ रहा है, इंडिया की सरकार आ रही है, ये लिखना शुरू कर दिया। पानी सिर पे डाले तो इंडिया की सरकार आ रही है। इतना सा चुन्नू सा बॉटल का पानी सिर पे डाले तो इंडिया की सरकार आ रही है इनके हिसाब से, इंडी गठबंधन की। सोचिए बाल्टी भर डाल लेते तो 2-4 आस पड़ोस के देश में भी इनकी सरकार बन जाती लगता है। खैर, यूपी के आखिरी चरण में पूर्वांचल की 13 सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले पूर्वांचल में अखिलेश यादव के साथ खेला होगा। पूर्वांचल में अखिलेश यादव की पार्टी के एक बड़े नेता ने सोमवार को अमित शाह से मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव से बगावत कर बीजेपी को जीतने की बात कही। बलिया नगर से 2 बार विधायक रह चुके नारद राय ने कल अमित शाह से वाराणसी में मुलाकात की और इस बैठक की तस्वीरें भी सामने आई। नारद राय अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। नारद राय कई दिनों से अखिलेश यादव से नाराज चल रहे थे और अब ये नाराजगी बगावत में बदल गई। नारद राय भूमिहार समाज से आते हैं और पूर्वांचल में भूमिहार वोटरों की अच्छी पकड़ है। खासकर बलिया में नारद राय की गिनती समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं में होती है। नारद राय मुलायम सिंह यादव के भी करीबी बताए जाते हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि उन्हें अखिलेश यादव का साथ रास नहीं आ रहा। अमित शाह से मुलाकात के बाद नारद राय ने अपने समर्थकों को जुटाकर शक्ति प्रदर्शन भी किया। नारद राय को भी सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा कि वोटिंग से पहले यह मुलाकात अखिलेश यादव को कितनी भारी पड़ने वाली है। यहाँ का उम्मीदवार माननीय अखिलेश यादव से मिल करके हमको अपमानित कराया तो हमारे पास कैसे आएगा। इसलिए हमने तय कर लिया कि अब हमारा समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं रहे। बहुत अफसोस होगा, लेकिन जिसका बाप नहीं रहता है ना, तो परिवार में और राजनीति में कोई पूछने वाला नहीं मिलता है। देख लीजिएगा, आज कल परसों अखिलेश यादव को भी कोई नहीं पूछेगा। पूर्वांचल में 3 दिन बाद वोटिंग है, इसलिए बगावत अखिलेश यादव को भारी पड़ सकती है। बुरी खबर यह है कि नारद राय के साथ समाजवादी पार्टी के एक और बड़े नेता बीजेपी में जा सकते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी भी नाराज हैं। वो पिछले कुछ दिनों से पार्टी से दूरी बनाए हुए। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि अंबिका चौधरी भी बीजेपी नेताओं के संपर्क। खैर, ये तो चुनाव से जुड़ी खबरें हो गई, इधर उधर जो हो रहा है वो आपको बता दिया। लेकिन पाठशाला में अब अगली क्लास। केजरीवाल को कोर्ट से झटके पर झटका। क्या अब गिरफ्तारी का अगला नंबर आतिशी का है? किसने भविष्यवाणी की कि केजरीवाल बीच प्रचार बेहोश होने वाले हैं? पंजाब में वोटिंग से पहले केजरीवाल के लिए कौन सी बुरी खबर आ गई, अब इसका चर्चा। अरविंद केजरीवाल इस वक्त इस प्लानिंग में है कि उन्हें 2 जून को फिर से जेल ना जाना पड़े, और इसके लिए वो भागे भागे सुप्रीम कोर्ट गए। मैंने आपको कल बताया था कि भाई हम बहुत बीमार हैं, इसलिए उनकी बेल की अवधि बढ़ा दी जाए, 7 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाए ताकि वो मेडिकल चेकअप करा सके। केजरीवाल के लोग सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट तुरंत केजरीवाल की अर्जी सुन लेगा और केजरीवाल को शायद टाइम मिल जाएगा और 2 जून को उन्हें फिर से जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट से केजरीवाल को टाइम नहीं, झटका मिला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अर्जी पर तुरंत सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया। इसका मतलब यह है कि अभी तो केजरीवाल को तात्कालिक कोई राहत नहीं मिलने वाली। उन्हें उतनी ही राहत मिली है जितनी सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी केजरीवाल को, जिसके तहत केजरीवाल 1 जून तक जेल से बाहर हैं। 2 जून को उन्हें वापस सरेंडर करते हुए तिहाड़ जेल जाना है।
लेकिन केजरीवाल ने जरूरी मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए अंतरिम जमानत 9 जून तक बढ़ाने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा आज एकदम आप दौड़े दौड़े आए, आज थोड़ी सुन लेंगे। तो आज सुनवाई तो हुई नहीं, यानी फौरी राहत तो केजरीवाल को मिली नहीं, यानी पहला झटका केजरीवाल को लगा। केजरीवाल की इस याचिका पर उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आज सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुनवाई की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ वो भी बताता हूं। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्हें अंतरिम जमानत में सिर्फ 7 दिन का एक्सटेंशन चाहिए और जमानत बढ़ाने की मांग मेडिकल ग्राउंड पर की जा रही है। यह छूट का गलत इस्तेमाल नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने कहा कि क्योंकि केजरीवाल की ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद 17 मई को फैसला रिजर्व हो चुका है, इसलिए वेकेशन बेंच इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। इसके साथ ही वेकेशन बेंच ने सवाल किया कि जब पिछले हफ्ते मेन बेंच के जज जस्टिस दत्ता मौजूद थे तो केजरीवाल की याचिका की लिस्टिंग क्यों नहीं की गई। जवाब में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मेडिकल टेस्ट का प्रिस्क्रिप्शन रविवार को दिया गया, इसलिए पिछले हफ्ते एप्लीकेशन नहीं दे पाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका को चीफ जस्टिस के सामने लिस्ट करने के लिए कह दिया कि जाइए चीफ जस्टिस के पास जाइए। यानी केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फिलहाल तो कोई फैसला होता नहीं दिख रहा, क्योंकि पहले यह मामला चीफ जस्टिस के सामने लिस्ट होगा, उसके बाद ही चीफ जस्टिस ये तय करेंगे कि कौन सी बेंच इसको सुनेगी। एक तरफ तो केजरीवाल अपनी मेडिकल कंडीशन का हवाला देकर बेल बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, दूसरी तरफ इस भीषण गर्मी में भी उनका प्रचार नहीं रुक रहा। केजरीवाल ने पूरा जोर पंजाब में लगाया हुआ है। अंतरिम जमानत के लिए खराब सेहत का हवाला देने वाले केजरीवाल ने पंजाब में ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो किए। इन रैलियों और रोड शो में केजरीवाल नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं कि पंजाब का पैसा रोक दिया है। सुनिए केजरीवाल को, फिर आपको बताऊंगा कि किसने कहा है कि प्रचार के बीच में केजरीवाल बेहोश होने वाले हैं। इन्होंने पंजाब के हक का 9,000 करोड़ रुपया रोक रखा है। 5,500 करोड़ रूरल डेवलपमेंट फंड का, नेशनल हेल्थ मिशन का, ये रूरल डेवलपमेंट फंड का पैसा पंजाब की सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल, रूरल गांव की सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल होना था। नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए इस्तेमाल होना था। तो ये तो गुंडागर्दी है ना। आप हमारे 13 एमपी जिताओगे, आप पप्पी पराशर को जिताओगे, पप्पी पराशर उनके कमरे में बैठ के तब तक नहीं उठेगा जब तक आपका 9,000 करोड़ रुपया रिलीज नहीं हो जाता। एक तरफ अपनी हर रैली में केजरीवाल बीजेपी को टारगेट करने में जुटे, वहीं दूसरी तरफ मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका को लेकर बीजेपी लगातार केजरीवाल पर हमलावर। बीजेपी ने तो केजरीवाल को एक ही दिन में सारे मेडिकल टेस्ट करवाने तक का ऑफर दे दिया। बीजेपी के तमाम नेता सवाल उठा रहे हैं कि जो केजरीवाल बढ़ चढ़कर आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, वो दोबारा जेल जाने का वक्त नजदीक आते ही अचानक बीमारी का हवाला क्यों देने लगे। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने तो केजरीवाल की याचिका को जेल जाने से बचने का बहाना या प्लान बता दिया। कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया कि खबर पक्की है, कल रात प्लान बनाया गया है, रोज चुनाव प्रचार और जेल जाने से पहले बीमार केजरीवाल जी चुनाव प्रचार करते हुए बेहोश होने वाले हैं, कमजोरी बीमारी जैसा कुछ तमाशा करने वाले। सुप्रीम कोर्ट से झूठी सहानुभूति लेने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से खिलवाड़ का यह इरादा क्या सफल होगा, यह कपिल मिश्रा ने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया। एक तरफ केजरीवाल को कोर्ट से झटके पर झटका लगा, दूसरी तरफ केजरीवाल के मंत्री भी नए नए मामलों में घिर रहे हैं। केजरीवाल के जेल जाने पर उनकी सरकार का प्रमुख चेहरा बनी आतिशी पर अब आफत आ गई। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आतिशी को मानहानि के मामले में समन जारी कर दिया है। आतिशी को 29 जून को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आतिशी ने क्या किया भाई, इनको कोर्ट ने सम्मन क्यों दिया? तो यह मामला भी आपको बताता हूं। दरअसल आतिशी ने जनवरी में बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। आतिशी ने दावा किया था कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करवाने के लिए 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। आतिशी के इन दावों को झूठा बताते हुए दिल्ली बीजेपी के नेता प्रवीण शंकर कपूर ने 30 अप्रैल को उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर दिया। ये लोग तो बोलते हैं निकल जाते हैं, इस बार बीजेपी के नेता ने छोड़ा नहीं। उसने बोला कि अच्छा, हमने खरीदने की बात की है, जरा बताओ। बीजेपी नेता ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के नेता अपने गलत दावों को साबित करने के लिए कोई भी सबूत पेश करने में नाकाम रही। इसके साथ ही अपनी याचिका में बीजेपी नेता ने 27 जनवरी को केजरीवाल की तरफ से किए गए ट्वीट का भी जिक्र किया। केजरीवाल ने ट्वीट करके आरोप लगाया था कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों से संपर्क किया है और उन्हें खरीदने के लिए 25 करोड़ की पेशकश की गई है। बीजेपी की शिकायत पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने माना है कि प्राइमा फेसी आतिशी के खिलाफ मानहानि का केस बनता है, क्योंकि अगर आपको खरीदने की कोशिश की गई तो सबूत दीजिएगा ना बॉस। सबूत कुछ दिए नहीं तो मामला पहुंच गया कोर्ट।
कोर्ट ने कहा प्राइमा फेसी लग रहा है कि मानहानि हुई है, समन दो इसको। असल में बीजेपी की तरफ से की गई शिकायत में आतिशी की जनवरी और अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हवाला दिया था। सुनिए आतिशी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर तब क्या आरोप लगाए थे। फिर बताता हूं कि आतिशी को मिले समन के बहाने बीजेपी ने कैसे आम आदमी पार्टी को घेरा है और क्यों केजरीवाल कह रहे हैं कि अगली गिरफ्तारी अब आतिशी की हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आतिशी को कोर्ट का समन भेजे जाने के बाद बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी को घेरने में देरी नहीं लगाई। बीजेपी नेता बासुरी स्वराज ने कहा कि किसी पर भी झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाना आम आदमी पार्टी के नेताओं की पुरानी आदत है, लेकिन अब वो झूठे आरोप लगाने के बाद बच नहीं पाएंगे और उन्हें जवाब देना पड़ेगा। देखिए, आम आदमी पार्टी की शूट एंड स्कूट एक पुरानी पॉलिसी है। ये असत्य का सहारा लेते हैं, कोई भी झूठा मनगढ़ंत आरोप भाजपा पे बार बार लगाते रहते हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। इस बार तो कोर्ट ने संज्ञान लिया है। पैराग्राफ 25 ऑफ द ऑर्डर जरूर पढ़िएगा, उसमें तो लिखा गया कि एक एक बात जो उन्होंने कही है स्क्वेयरली एक डेफेमेटरी स्टेटमेंट है, यानी मानहानि का मुकदमा प्राइमा फेसी जरूर बनता है और इसीलिए उनको 29 जून को समन करा गया है। मैं जरूर आपके माध्यम से कहना चाहूंगी आम आदमी पार्टी के लीडर्स को कि यदि आपको लगता है कि आप असत्य का सहारा लेके कोई भी मनगढ़ंत स्टेटमेंट कर देंगे और उसके कोई परिणाम नहीं होंगे, कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे, तो ये सरासर गलत है। आपकी जवाबदेही बनती। राजनीति के चक्कर में आरोप तो लगा दिया, लेकिन अब लेने के देने पड़ गए। ऊपर से केजरीवाल इसका बचाव करने में जुट गए। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि वे अगली बार आतिशी को गिरफ्तार करें। मतलब केजरीवाल ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि अब आतिशी गिरफ्तार होने वाली। वो अब ऐसे करने की योजना बना रहे हैं, पूरी तरह तानाशाही, पूरी तरह से कमजोर, तुच्छ और झूठे मामलों में वो एक एक करके आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं। अगर मोदी जी दोबारा सत्ता में आए तो विपक्ष के हर एक नेता को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, देश को तानाशाही से बचाना महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, बहुत सारे लोग इस टेक्निकल एस्पेक्ट पर ध्यान नहीं देते। गिरफ्तार ना कोई भी, मान लीजिए एजेंसी कर सकती है, पुलिस से शिकायत हुई, ईडी जांच कर रही है, सीबीआई कर रही है, वो गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन जेल में रखना, जेल भेजना, ये निर्णय जो है ना, ये अदालतों का होता है। या तो आप कहिए कि अदालतें जो हैं वो खत्म हो गई, आप बोलिए, आपके हिसाब से फैसला आ जाए, आपको प्रचार करने का मौका मिल जाए तो आपको अदालत ठीक लगती है। क्योंकि नरेंद्र मोदी बेल ऑर्डर नहीं लिखते, नरेंद्र मोदी सम्मन नहीं भेज रहे हैं। वो जो सम्मन गया है वो जज ने भेजा है भाई, कि प्राइमा फेसी केस लग रहा है। इसलिए पब्लिक जो है उसको जानना चाहिए, ये कोई तानाशाही का मामला नहीं है। लेकिन अब कौन ये कहे कि तानाशाही तो वो दिखती है कि एक महिला सांसद को सीएम के घर पर पीट देने का आरोप लगे और फिर उसे बोलने तक नहीं दिया जाता। जब वो बोलती है तो उसे बीजेपी का एजेंट बताया जाता है। स्वाति मालीवाल के केस में केजरीवाल पहले से ही सवालों में घिरे हुए हैं। कल कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल के पीएस विभव कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया और आज कोर्ट ने विभव कुमार को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। जबकि सुनवाई के दौरान विभव कुमार ने पुलिस कस्टडी का विरोध किया। सुनवाई के दौरान विभव कुमार के वकील ने कोर्ट के सामने केस डायरी रखे जाने की मांग की और केस डायरी में लूज पेपर लगे होने और नंबरिंग सही नहीं होने का आरोप लगाया। जवाब में दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि केस डायरी के सारे पेज सही क्रम में लगे हैं और पुलिस के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि स्वाति मालीवाल का दावा है कि विभव कुमार ने घटना का वीडियो बनाया है और आरोपी ने खुद कबूला है कि उसने अपना फोन फॉर्मेट किया है। आगे दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि उन्हें विभव कुमार के दूसरे फोन की तलाश करनी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने घटना का वीडियो बनाया था या नहीं। इस पर केजरीवाल के पीएस विभव कुमार के वकील ने कहा कि अगर फोन फॉर्मेट हुआ है तो यह एफआईआर में दर्ज नहीं किया गया और एक आरोपी अपने खिलाफ सबूत क्यों बनाएगा। एक झूठे केस को साबित करने के लिए कस्टडी मांगी जा रही है। आगे विभव कुमार के वकील ने कहा कि जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, आरोपी न्यायिक हिरासत में रहे या पुलिस कस्टडी में सबूतों से तो दूर ही रहेगा। फिलहाल पुलिस कस्टडी की क्या जरूरत है। विभव कुमार के वकील ने एक बार फिर यही दलील दोहराई कि जो चोट लगी है वो 16 मई की मेडिकल रिपोर्ट में आई है
और वो चोट आरोपी ने पहुंचाई है या पहले से लगी हुई थी, इसकी जांच नहीं हुई। हालांकि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने विभव कुमार को 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया। यही मैं आपको समझा रहा हूं कि पुलिस कस्टडी में भेजना है, जुडिशियल कस्टडी में भेजना है, यह कोर्ट फैसला लेता है बॉस, नरेंद्र मोदी फैसला नहीं लेते। यह ध्यान रखिए। कोई आपको बोलता है ना तो उससे पूछिए कि कोर्ट पे सवाल उठा रहे हो तुम क्या।